जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। राइट, देखिए जैसा कि आप जानते हैं, आपके पास ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञान सागर के द्वारा ज्योग्राफी की सीरीज आपको दी जा रही है, जिसमें ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया जा चुका है और ये दूसरा लेक्चर है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, बालक बालिकाओं से, कि आप पहला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा करी थी कि हमारे एक समय 9 प्लैनेट्स होते थे, पर आज जो हमारा लास्ट प्लैनेट है, अब लास्ट तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं जितना हमें नोन है, तो उस हिसाब से कह रहा हूं कि जो प्लूटो है, आज उसको प्लैनेट से हटाकर उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और मैंने ये भी आपको बताया था, पहले के जो 4 प्लैनेट हैं उनको हम इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो कंटेंट है वो रॉक्स का है। और जो हमारे बाहर के जो 4 प्लैनेट है उनको हम गैसियस प्लैनेट या आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट किसका है, गैसियस का। जिस कारण क्या है, जो बाहर के प्लैनेट हैं आफ्टर मार्स, उनका आकार बड़ा है। तो एक बार वो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर चेक करिएगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर 2 अबाउट द सोलर सिस्टम। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे होंगे कि ज्ञान सागर जो भी हमारे अचीवर्स होते हैं उनको हम अपनी तरफ से भी रिवॉर्ड देते हैं। ऑब्वियसली उनकी मेहनत का जो फल मिला है वो तो ऊपर वाला उन्हें दे रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा भी ये एक 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 जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको रिवॉर्ड दें। राइट, और इस तरह से देखिए, आप भी अगर इसको चाहते हैं कि आपका नाम इसमें आए, तो आपने भी प्रयास करना है। क्योंकि देखिए, मैं बस ये चाहता हूं कि ये सोच आपके अंदर आए, एक सोच आपके अंदर डेवलप हो कि मुझे भी ऐसे फोटो लानी है। तो हमेशा एक, चाहे वो घटना हो या दुर्घटना हो, कहीं ना कहीं उसमें एक सोच ही होती है। राइट, और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे किस तरह बिल्कुल एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक साफ सफाई आपको दिखती है, और आप ऑफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन ऑनलाइन का भी। राइट, अच्छा, इसमें ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये नंबर आपको दिए गए हैं, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, और सारी डिटेल आपको मिली है इसमें। राइट, एडवांस प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, डेली करंट अफेयर्स क्लासेस होती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, जैसे कि अभी आपको पता चली जाएगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने मरकरी के बारे में चर्चा कर ली है, वीनस के बारे में चर्चा कर ली है, अर्थ के बारे में चर्चा कर ली है, मार्स के बारे में चर्चा कर ली है, और जो ये 4 प्लैनेट हैं ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। आज हम बात करेंगे आउटर प्लैनेट्स की, जिसकी शुरुआत हमें दिखती है जुपिटर से। और देखिए, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये ज्यादातर जो बना है प्राइमरली वो गैसेस का बना है। जैसे कि हम जानते हैं आउटर प्लैनेट में आएगा, तो ये किसका बना हुआ है, गैसेस का बना है, और इसीलिए इसको जाइंट गैस प्लैनेट भी कहते हैं। राइट, और आप देख पा रहे होंगे कि आपको नोट्स में ऑलरेडी आपको हाईलाइटेड मिले हुए हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे जाइंट गैस प्लैनेट किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली आपने कहां टिक करके आना है, जुपिटर पे। आगे देखते हैं, जुपिटर इज आल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। ये देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विंटर प्लैनेट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जुपिटर को। अगर मैं इसकी रोटेशन की बात करूं, रोटेशन और रिवोल्यूशन मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। तो इसका जो रोटेशन है वो 9 आवर 55 मिनट्स का है, और जो इसका रिवोल्यूशन है वो है 11.86 ईयर का। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि रिवोल्यूशन का संबंध आपकी डिस्टेंस से होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना बड़ा रेडियस होगा, और उतना बड़ा रेडियस होगा तो ऑब्वियसली उतना बड़ा आपका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, यानी कि एक ऑर्बिटल पाथ हो जाएगा। और जितना ज्यादा ऑर्बिटल पाथ होगा आपको उतना समय तो लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है किस सर ये हमें याद करना है। देखिए, आपको ये, मैं ये नहीं कह रहा आपको एग्जैक्टली आपको रोटेशन, जो रोटेशन है उसकी पर्टिकुलर 9 घंटा 55 मिनट इस तरह से आपने याद रखना है, पर आपने क्या करना है कि नोट्स में तो आपको पूरा ही दिया जाएगा, फिर आपने क्या करना है, रोटेशन वाइज आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लैनेट्स को लगा लेना है, रिवोल्यूशन वाइज आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लैनेट्स को लगा लेना है। राइट, फिर वो आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, उसमें क्रोनोलॉजी पूछे, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। और जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे, इसका दिन सबसे छोटा है, क्योंकि देखो रोटेशन आप इसका देखेंगे तो इसका रोटेशन जो है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। राइट, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, इसका जो रोटेशन है वो 9 आवर 55 मिनट है, जो कि अर्थ का आप जानते हैं लगभग 24 आवर्स हम मानते हैं, जो कि 23 समथिंग मिनट होता है, पर 24 आवर्स हम मान लेते हैं। तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम कह देंगे कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है ऑन एन एवरेज। हाँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है सीजन पे। समर्स में आप जानते हैं दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, और वही वैसा वर्षा विंटर्स में होता है अर्थ के केस में। पर मोटा मोटा हम देख लेंगे कि 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रातें। तो यहाँ पर देखिए, पूरा जो रोटेशन है उसका वो 9 आवर 55 मिनट का हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा कि जो शॉर्टेस्ट डे होगा इसमें, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो जुपिटर में होता है। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। ठीक है, और इसमें फेंट रिंग सिस्टम है। ठीक है, रिंग सिस्टम मतलब इसमें चारों तरफ रिंग्स, काइंड ऑफ रिंग्स आपको दिखेंगे, वो गैसेस की होती है। और कहीं ना कहीं ये जो रिंग सिस्टम है ये बना हुआ है डस्ट पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है,
जुपिटर के पास 67 कंफर्म सैटेलाइट है। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो मोर देन 100 है। आप कभी भी नोटिस करिएगा, जैसे आप गूगल में देखेंगे या बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस में देखेंगे तो आपको ये डेटा फिक्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कंफर्म की बात की जाए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जुपिटर है 67 सैटेलाइट, इसमें लिखा है जुपिटर है 67 कंफर्म सैटेलाइट। तो अभी तक जो कंफर्म सैटेलाइट्स हैं वो 67 है, वैसे तो मोर देन 100 है, राइट। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब गैनीमीड की बात करूं, ये आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, गैनीमीड, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है जुपिटर की, ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, तो आप कहेंगे गैनीमीड, ठीक है। और ये किसके पास है, ये किसकी है नेचुरल सैटेलाइट, आप कहेंगे जुपिटर की, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इमेजिन करिए जो गैनीमीड एक सैटेलाइट है जुपिटर की, वो किससे बड़ी है, इवन बिगर देन द प्लैनेट मरकरी, मरकरी जो सबसे पहले आता है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम सैटर्न की बात करेंगे। सैटर्न यानी कि शनि, शनिदेव, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे फर्स्ट लेक्चर को आप देखिएगा, उसमें मैंने एक सेलेस्टियल बॉडी की बात करी और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि उस हिसाब से हम भगवान को भी सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं जो आपका सैटर्न है, एस्ट्रोलॉजी में हम उसको शनिदेव कहते हैं, राइट। तो सैटर्न की बात करेंगे, ये 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, राइट, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। जैसे मैंने आपको बता भी रखा था, माई वेरी एडुकेटेड मदर just shown us 9 प्लैनेट। अब प्लूटो तो प्लैनेट है नहीं, तो इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। तो आपको पता चल जाता है कि किसकी रैंक कौन सी है, उसी हिसाब से इसकी रैंक 6th है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, जैसे फर्स्ट हमने देख लिया था आपका जुपिटर है, और सैटर्न इज कॉल्ड द रिंग्ड प्लैनेट। अगर आपसे कोई पूछेगा रिंग्ड प्लैनेट, क्योंकि इसमें तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या खूबसूरत रिंग्स है इसकी, राइट, जैसे शनिदेव, ठीक है, कितनी खूबसूरत रिंग है इसमें, ठीक है। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हुज एवरेज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। आप देखिए इसका जो एवरेज डेंसिटी, इसका घनत्व है, वो एक पानी के घनत्व से भी कम है। इमेजिन करिए ये चीज, ठीक, राइट। तभी मैंने कहा था जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ज्यादातर गैसेस के बने होते हैं, डेंसिटी बहुत ना के बराबर है, और इसीलिए इनका आकार इतना बड़ा है, राइट। सैटर्न के पास 30 रिंग्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जो रिंग्स है पिक्चर में आपको दिख रही है, 30 रिंग्स हैं, एंड 53 कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट। फिर आप ध्यान दीजिएगा, 53 कंफर्म नेचुरल सैटेलाइट है, कंफर्म में ध्यान दीजिएगा। और सैटर्न का अगर मैं रोटेशन देखूं तो 10 आवर्स 34 मिनट, और इसका रिवोल्यूशन देखूं तो 29.4 ईयर्स। ओ माय गॉड, 29.4 ईयर्स में इसका एक पूरा रिवोल्यूशन होता है, चारों तरफ, मतलब एक अपना ऑर्बिट को ये कवर करता है 29.4 ईयर्स। इमेजिन करिए, भारत, माफ कीजिएगा, इंडिया, फिर से माफ करिएगा क्योंकि मैं ज्यादातर पृथ्वी को इंडिया भारत ही बोल देता हूँ। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका जो रोटेशन है वो कितना है, 365 डेज और 6 आवर्स। इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको कितना है, 29.4 ईयर्स, राइट। टाइटन जो है वो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, ठीक है, लार्जेस्ट मून है, यानी कि इसको नेचुरल सैटेलाइट भी कह सकते हैं, एंड द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर गैनीमीड। गैनीमीड मैंने बताया था सबसे बड़ा है नेचुरल सैटेलाइट जो जुपिटर का है, तो जुपिटर के बाद, यानी कि गैनीमीड जो जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बाद जिसका नाम आता है वो था टाइटन का, ठीक है। और टाइटन का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइटन, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से हमें दिखता है कि टाइटन के आसपास थोड़ा एटमॉस्फेयर में हमें क्लाउड दिखते हैं, राइट। तो यहां पर हमें पता चलता है ये एक ऐसा ओनली मून है इन द सोलर सिस्टम, यानी कि टाइटन एक ऐसा ओनली मून है जिसके आसपास क्लाउड्स हैं, ठीक है। ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई ऐसा नेचुरल सैटेलाइट, जिसको मैं मून भी कह सकता हूँ, कोई ऐसा नेचुरल सैटेलाइट जिसके आसपास क्लाउड्स की कवरिंग है, तो यू हैव योर आंसर। जो सैटर्न का मून है दैट इज टाइटन, वो आपके पास आंसर है, राइट। आगे देखते हैं यूरेनस, ये 7th प्लैनेट है हमारा, ठीक है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है यूरेनस। यूरेनस का देखिए ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब इसका एंगल देखिए कितना है, तो 97.77, या मोटा मोटा इसको अप्रॉक्स 98%, माफ कीजिएगा 98 डिग्री हम बोल सकते हैं, मैक्सिमम कितना है 98 डिग्री। तो ये चीज याद रखना है, ये आप देख पा रहे होंगे इसका एंगल जो 97.77 डिग्री दिखाई दे रहा है, 97.77, जिसको हम अप्रॉक्स 98 डिग्री कर लेते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, इसका एंगल कुछ इस तरह का है। और मैंने हमेशा बताया आपको, अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ में भी टिल्ट हमें दिखता है, तो टिल्ट कितना है उसमें 23.5। तो इस टिल्ट की वजह से हमें पता है कि सीजन चेंजेस होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के सीजन हमें दिखते हैं, राइट। और ये इतना ज्यादा टिल्ट होने से आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। काफी चीजें हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इतना ज्यादा टिल्ट होने से क्या होगा, राइट। और याद करिएगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं,
जनरली जो इनका रोटेशन होता है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट। जनरली रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। पर हमें वीनस और यूरेनस ही ऐसा दिखता है जिसका रोटेशन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। ये बात आपने याद रखनी है, वीनस और यूरेनस। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये बात, और मैंने डिग्री वाली बात आपको बता दी है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की अगर बात करें, ये इसकी मेजर गैसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वेरी कोल्ड है, ऑब्वियसली वेरी कोल्ड इसलिए होगा क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है, माफ कीजिएगा सन से बहुत दूर है, ये सन से बहुत दूर है, ग्रेट डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ठंड तो होनी है, राइट। द प्लैनेट अपेयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस की वजह से ये हमें कुछ ग्रीन कलर का दिखाई देता है। वही बात है, जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ हमें ज्यादा पानी की वजह से ब्लूइश कलर का हमें दिखता है। ठीक है, वैसे ही जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारा 8वां प्लैनेट है, ठीक है, 8वां प्लैनेट मतलब कौन सा हो गया, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट। नेपच्यून, नेपच्यून भी आपको ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो अर्थ हो गया और नेपच्यून हो गया, वो आपको ब्लू कलर का दिखता है। पर यहाँ पर भी हम बात करेंगे यूरेनस की, तो मीथेन गैस की वजह से कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। और यूरेनस ऑल्सो हैज रिंग्स एंड 27 सैटेलाइट्स। 27 सैटेलाइट हैं इसके पास। ठीक है, कंफर्म्ड वाली बात नहीं लिखी है इसमें, इसमें एग्जैक्टली 27 है। ठीक है, और रिंग्स हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ज्यादातर जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं जो कि जुपिटर से शुरू होते हैं, गैसेस के बने हैं, तो रिंग्स तो होनी है इनमें, राइट। और यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि वो कौन सा प्लैनेट था जो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप पहली बार डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो आपके पास आंसर क्या है, यूरेनस। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। नेपच्यून जो है वो 8th प्लैनेट है, और आज के हिसाब से हम इसको आखिरी कह सकते हैं। मतलब जितनी भी हमने अभी ब्रह्मांड को समझा उसके हिसाब से मैं आखिरी कह रहा हूँ। देखो, ब्रह्मांड को समझना तो है ना, जितना हमारा बड़े बड़े इन्वेंशंस होते रहेंगे उतनी हमारी डिस्कवरी होती रहेगी। आई रिपीट, जितना हमारा इन्वेंशंस होते रहेंगे उतनी हमारी डिस्कवरी होती रहेगी। तो फिलहाल के हिसाब से जो 8th प्लैनेट है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का जो एंड है, 8th प्लैनेट, वो क्या है, नेपच्यून। और नेपच्यून जो है, रोटेशन की बात की जाए तो 16 घंटे लेता है, 16 घंटे लेता है। अर्थ से इसको कंपेयर करें तो अर्थ 24 घंटे लेती है। और इसका जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्व करता है, ये 165 ईयर्स में कर लेता है। इमेजिन करिए, हम लोग डेज में करते हैं 365 डेज, राइट, लगभग, और ये 165 ईयर्स, इमेजिन करिए, राइट, इमेजिन करिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अगर हम बात करें, क्या मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरी एज 30 ईयर्स है, टेक एन एग्जांपल, तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि मैंने जो, क्योंकि आई एम इन अर्थ, मैं अर्थ में हूं, तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, टोटल रिवॉल्यूशन 1 2 3, यानी कि मैंने कितने रिवॉल्यूशन देख लिए हैं, 30। कितने देख लिए हैं, 30। यानी कि असल में हमारी जो एज होती है वो प्रॉपर एक रिवॉल्यूशन की होती है। अगर मैं 1 साल का हूं तो मैंने 1 रिवॉल्यूशन किया पूरा, अगर मैं 2 साल का हूं तो 2 रिवॉल्यूशन किए। तो उस हिसाब से सोचिए आप कि अगर मैं नेपच्यून में हूं तो मेरी उम्र क्या होगी। तो ऑब्वियसली मेरी उम्र क्या होगी, जब मैं 165 ईयर्स का हो जाऊंगा, ठीक है, 165 ईयर्स का, तो असल में मैं 1 साल का हूंगा, क्योंकि अर्थ के हिसाब से ये पूरा रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगाते हैं, 165 ईयर्स। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप नेपच्यून में हैं तो आपकी उम्र क्या होगी, उम्र क्या होगी जब आप 165 साल के होंगे एज पर अर्थ। आप नेपच्यून के हिसाब से कितने साल के होंगे, 1 साल के। ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है, राइट। आगे देखते हैं, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ऑब्वियसली होगा कोल्डेस्ट, सबसे फारेस्ट है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये लिखा हुआ है। 30 नेचुरल सैटेलाइट हैं इसके पास, 5 रिंग्स हैं इसके पास, और नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो का मतलब होता है कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अगर सेल्सियस की बात की जाए तो सेल्सियस होता है बिलो 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए, फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो बिलो 32 डिग्री, राइट, यही है आपका। तो सेल्सियस के हिसाब से 0, फ़ारेनहाइट के हिसाब से 32, राइट, बिलो। तो ये मीथेन रिंग की वजह से है। और यहाँ टेम्परेचर कैसा है, सब जीरो है, ठीक है, नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर। अब देखिए, ये मैंने कुछ कंसोलिडेशन किया आपके लिए कि आपको जब एग्जाम में इसको कंसोलिडेट करना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपको कंसोलिडेट करके भी दे दें। तो आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्राइटेस्ट स्टार डॉग स्टार, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से आपका सारा का सारा डेटा आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं तो आपको ये सारे नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जिसका प्रिंट आउट करा सकते हैं और इजीली अपने नोट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जो समय आप बिताते हैं नोट्स बनाने में, वो समय आपका बच जाएगा। और अगर आपको जानना है कि ये नोट्स आपको कैसे अवेलेबल होंगे, क्या उसका पेमेंट होगा, तो मैं जो नीचे दिया गया नंबर है आप उसमें कॉल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स, ये सारा कंसोलिडेशन आपको मिलेगा, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। देखिए ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। ड्वार्फ प्लैनेट वो है जो प्लैनेट नहीं है। व्हाट आई मीन टू से,
देखो प्लैनेट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लैनेट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक ऐसा ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए, इतना स्ट्रांग आपका ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए कि आकार आपका कहीं ना कहीं कैसा हो जाना चाहिए, एक स्फेरिकल हो जाना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आटा है आपके हाथ में, आटे को आप एवरी साइड से दबाएंगे, एवरी साइड से उसमें एक पुल होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आटे के गोले के अंदर आप समझ लीजिए कि एक फोर्स है जो खींच रही है अपनी तरफ, और वो चारों तरफ है। तो एग्जैक्टली आप समझ रहे होंगे जो आकार आपका बनेगा वो टाइप ऑफ स्फेरिकल बनेगा, टाइप ऑफ स्फेरिकल बनेगा। तो प्लैनेट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका आकार स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होनी चाहिए, फिर मैं कह रहा हूं ग्रेविटेशनल पुल इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके ऑर्बिट में अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो टकरा सकती हैं तो आप उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, यानी कि आप अपना ऑर्बिट बिल्कुल साफ कर लोगे, आपका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। और आपका ऑर्बिट का जो एक पाथ है वो फिक्स होना चाहिए, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सन है, ये अर्थ है, तो एक इलेप्टिकल ऑर्डर होता है जिसमें एक हमारी डिस्टेंस कम होती है, एक ज्यादा होती है। यहाँ पर आप एक्स को देख पा रहे होंगे कम है, और कंपेरेटिवली वाई को देख रहे होंगे वो ज्यादा है, जिसको आप पेरीहिलियन भी कह सकते हैं। जो एक्स जो कम है इसको पेरीहिलियन आप कह सकते हैं, और इसको अपहेलियन आप कह सकते हैं, ठीक है, पेरीहिलियन और अपहेलियन, ये टाइप ऑफ फिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन होती है आपके प्लैनेट्स की। पर यहाँ पर आप देखेंगे ड्वार्फ जो है किसी चीज में कुछ कंडीशंस को तो फॉलो करता है पर कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसको हम प्लैनेट तो कहते हैं पर कैसा, बोना, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको याद रखना कि ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है ऑब्वियसली ये भी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, यूनिवर्स के हैं ये, और कहीं ना कहीं वेइंग फॉर सेल्फ ग्रेविटी एंड नियरली बी राउंड इन शिप, यानी कि इनके पास भी अपनी ग्रेविटी होती है, सेल्फ ग्रेविटी होती है, ऐसा नहीं कि इनके पास ग्रेविटी नहीं होती। तभी आप देखते होंगे कि जो ड्वार्फ प्लैनेट है इनका भी आकार आपको मोस्टली स्फेरिकली दिखता है, तो ऑब्वियसली इनके पास ग्रेविटी है, पर ये गारंटी नहीं है कि इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि अपने ऑर्बिट को साफ कर पाए। इतनी ग्रेविटी तो है कि स्फेरिकल शेप ले सकते हैं, पर मे भी शायद इतनी ग्रेविटेशनल पुल ना हो जिससे कि अपने ऑर्बिट को साफ कर पाए, ठीक है। तो नियरली भी राउंड इन शिप इतनी है, ठीक है, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, इसका एक स्फेरिकल शेप होता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल पुल होता है और ये सेलेस्टियल बॉडी है। इतनी कंडीशन है तो आप ड्वार्फ प्लैनेट में आ जाएंगे। इट शुड नॉट बी अ सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट, सबसे पहली कंडीशन है कि ये सैटेलाइट भी नहीं होना चाहिए किसी प्लैनेट का। अब इसमें एग्जाम्पल आपको दे देगा, सिरस, प्लूटो, होमी, मेक, एरिस, ये सब क्या है आपके ड्वार्फ प्लैनेट, राइट। अब देखेंगे एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या है, एस्टेरॉइड एक स्मॉल रॉक की सेलेस्टियल बॉडी होता है, ये भी सेलेस्टियल बॉडी है, यूनिवर्स में है, और ये सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है, और इनको कभी कभी माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। याद रखिएगा एस्टेरॉइड को माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो लार्जर एस्टेरॉइड्स हैं वो कहलाते हैं प्लैनेटॉइड्स कहलाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये आप देख रहे होंगे, मार्स एंड जुपिटर के बीच आपको ये वाली जो बेल्ट दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये बेल्ट कहलाती है आपकी प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक नाम से और कहलाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट से भी कहलाती है, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट। आपसे कभी पूछा जाएगा एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किन दो प्लैनेट के बीच मिलती है, तो यू हैव योर आंसर, दैट इज मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। अब इनके डायमीटर की बात करूं, यानी कि इनका जो आकार है हम अच्छी तरह जानते हैं, ये अगर शेप है तो ये रेडियस, ठीक है, आर, तो ये आपका क्या कहलाता है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो जो डायमीटर के हिसाब से यानी कि आकार की बात की जाए तो इनका देखिए साइज क्या है, 100 किलोमीटर के भी हो सकता है, इमेजिन करिए, और एक कंकर के आकार के भी हो सकता है। कौन, ये आपके एस्टेरॉइड जो यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको एस्टेरॉइड बेल्ट में, राइट। तो आकार इनका देख रहे होंगे कितना फ्लक्चुएटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमेट्स को देखा जाए। देखो कॉमेट्स में सिंपल से मैं एक बात बताता हूँ कि कॉमेट्स जो हैं ये सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो एस्टेरॉइड भी काटते हैं, ठीक है। मैं कंपेयर करके जिससे कि मैं क्लियर हो जाए कि एस्टेरॉइड और कॉमेट में डिफरेंस क्या है। पहले सिमिलरिटी देखेंगे, दोनों ही क्या है, चाहे वो एस्टेरॉइड है चाहे वो कॉमेट है, रिवॉल्व होते हैं सन के। बट एक बात, ये बात सही है कि यहाँ पर देखिए जो आपका ये फिक्स पाथ है एस्टेरॉइड बेल्ट का, ये फिक्स पाथ है जो किसके बिटवीन है, मार्स एंड जुपिटर। जब मार्स का ऑर्बिट फिक्स है, जुपिटर का ऑर्बिट फिक्स है, तो बीच में ये भी फिक्स हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें दिखेगा कॉमेट में ये फिक्स पाथ नहीं दिखता है, फिक्स पाथ नहीं। तो मैंने अभी आपको पेरीहिलियन और एपिहिलियन की बात बताई है। तो पेरीहिलियन वो होता है जो आप क्लोजेस्ट होते हैं सन से, और एपिहिलियन होता है आप फादर्स्ट होते हैं सन से। तो यहाँ पर ये फिक्स ही नहीं है इनका, और एस्टेरॉइड में फिक्स है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये जनरली कहाँ मिलते हैं, कूपर बेल्ट में मिलते हैं। कूपर बेल्ट कहाँ पर है, देखो ये वाला आपका कूपर बेल्ट है। एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ, ये वाला आपका कूपर बेल्ट है, देखिए यहाँ पर ये दिखाई देता है, काफी दूर है, ठीक है। और बाहर आप देख रहे होंगे ये आपके ऑट क्लाउड्स हैं, ये वाला क्या है आपका ऑट क्लाउड्स। तो कूपर बेल्ट ऑट क्लाउड्स देखिए बिल्कुल एक्सटीरियर में, और अंदर क्या है कूपर बेल्ट। और हमारे जो प्लैनेट है वो इसी
कूपर बेल्ट के अंदर आता है। तो कूपर बेल्ट में आपको क्या दिखता है, कॉमेट, और ये यहीं से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स सन, क्योंकि सन के पास अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है टाइटस ठीक है, और इनका एक फिक्स पाथ नहीं है, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट नहीं है। अब आगे अभी तक हम देखेंगे बेस्ट नोन कॉमेट कौन सा है, हेले कॉमेट। कौन सा है, हेले कॉमेट, ठीक है, हेले कॉमेट अभी तक का बेस्ट नोन कॉमेट है, और ये हर 76 सालों में आता है। तो अभी 1986 में आया हुआ है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में निकालिएगा कि 1986 में दिखा गया है और 76 में आएगा, तो कितना नेक्स्ट ये कब दिखेगा या दिख चुका है, राइट, ये आपने निकालना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, जो आपका एस्टेरॉइड होता है और कॉमेट में क्या डिफरेंस है। एस्टेरॉइड ये भी सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, एस्टेरॉइड, और कॉमेट भी सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपका जो एस्टेरॉइड है उसका एक फिक्स पाथ है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट आपको कहाँ दिखती है, ये देख पा रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। और इसमें क्या है, इसका फिक्स नहीं है, इसका एपिहीलियन और पेरिहीलियन फिक्स नहीं है। एपिहीलियन क्या होता है, जो दूरी दूर होती है, फादेस्ट होती है सन से, और जो पेरिहीलियन होता है वो पास होता है सन के, ठीक है। अब आ जाओ मीटियोर्स। अब देखिए यहां पर आप ध्यान से समझिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके एस्टेरॉइड नहीं होंगे, एस्टेरॉइड में हमने देखा था इनका आकार 100 किलोमीटर से लेकर एक पेबल साइज के होते हैं, तो एस्टेरॉइड का जो एक तरह का वेस्टेज होता है वही आपका मीटियोर्स होते हैं, ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा, या मीटियोरॉइड्स होते हैं, बस ये समझ लीजिए कि एस्टेरॉइड बेल्ट के जो वेस्टेज होता है वही आपका मीटियोरॉइड्स होता है। तो यहां से हम क्या सीख पा रहे हैं, अगर एस्टेरॉइड नहीं होगा तो मीटियोरॉइड भी नहीं होगा। देखिए नाम भी मैच कर रहा है, रॉइड। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड के एक वेस्टेज है। देखो लिखा भी है, रिमूव्ड पीसेस ऑफ रॉक्स मेनली फ्रॉम एस्टेरॉइड बेल्ट। मेनली ज्यादातर ये एस्टेरॉइड बेल्ट के ही होते हैं। और एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर है, अभी हमने देखा था एस्टेरॉइड बेल्ट, देखिए कहां पर है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो अगर हम ये भी हम कह सकते हैं कि अगर एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली मीटियोरॉइड्स भी नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, मीटियोरॉइड्स भी नहीं होंगे। अच्छा, अब यहां पर देखिए सिंपल सा है, जब ये हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है, सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो मीटियोरॉइड्स हैं, ठीक है, मीटियोरॉइड्स हैं। और जैसे ही ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अर्थ को कवरिंग है उसके अपने एटमॉस्फेयर की, तो जैसे ही एंटर करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये जल जाते हैं, तो ये मीटियोर्स कहलाते हैं। शूटिंग स्टार्स सुना होगा आप लोगों ने, शूटिंग स्टार्स, तो ये मीटियोर्स कहलाते हैं। अब होता क्या है, इफ इन केस ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाते हैं, फिर वो अंदर हमारे अर्थ के लैंड सर्फेस में एंटर कर जाते हैं, तो ये कहलाते हैं मीटियोराइट। तो याद रखिएगा, मीटियोराइट एस्टेरॉइड का एक वेस्टेज है, और ये जहां ये अर्थ के संपर्क में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ रहा है, तो मीटियोर हो गया, यहीं से फॉर्मेशन होता है शूटिंग स्टार का। और जहां ये अर्थ के लैंड मास में एंटर कर गया है, तो ये है मीटियोराइट। तो ये एक चीज याद रखिएगा, इसकी कंडीशन भी याद रखिएगा, मीटियोराइट पहले, मीटियोर फिर मीटियोराइट, राइट। अब ध्यान से देखने वाली बात है, जो हमारा मीटियोराइट है, मीटियोराइट वो जब एंटर करेगा तो वो ऐसे इस तरह से होल करेगा, राइट, वो होल करेगा अंदर, और देखिए ये होल हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रेटर कहते हैं, देखिए क्रेटर्स। और जब इसमें ऑब्वियसली अर्थ में बारिश होती है ना, अर्थ में क्या होती है, बारिश होती है, तो बारिश होने में अगर इसमें वाटर फिल हो गया तो ये क्रेटर लेक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेटर लेक। फिर ये लेक बन जाएगा, पानी भर जाएगा इसमें, राइट, तो ये क्रेटर लेक कहला देता है। अब आपको देखना है हमारे भारत में क्या क्रेटर लेक है, बिल्कुल है, ठीक है, और वो रामसर साइट में भी जोड़ा गया है उसको। ये है आपके पास एग्जाम्पल, लेक लोनार। लेक लोनार जो है आपके महाराष्ट्र में है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है लेक लोनार, और ये क्रेटर लेक है, आप देख पा रहे होंगे सामने, देखें, तो ये माना जा रहा है ये क्रेटर लेक है। अब क्रेटर लेक आप समझ गए होंगे कि मीटियोराइट की वजह से क्या बनती है, क्रेटर लेक। तो यहाँ पर पेनिट्रेट कर गया है मीटियोर, मीटियोर क्या है, पेनिट्रेट कर गया, नीचे आ गया पूरा, और नीचे मीटियोराइट के रूप में उसने क्या करा, यहाँ पर एक काफी बड़ा होल करा, और समय के बाद यहाँ बारिश हुई और पानी भर गया, और ये क्या बन गई, लेक। तो लेक लोनार। और याद रखिएगा ये एक रामसार साइट भी है, रामसार साइट। अब ये रामसार क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। और वैसे ही नॉर्थन एरिजोना में भी है ये लेक हमारी एक नॉर्दर्न एरिजोना में भी दिखती है, कौन सी लेक, क्रेटर लेक। तो इंडिया के हिसाब से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लेक लोनार, ठीक है। सैटेलाइट की बात करें, देखिए सैटेलाइट आप जानते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ के लिए मून एक सैटेलाइट है ना, सन है तो सन के लिए अर्थ एक सैटेलाइट है, तो यानी कि वो चारों तरफ घूमने वाले मेन बॉडी के। तो ज्यादातर जो सैटेलाइट का मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप देखिएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखिए, जैसे क्या है ना कि सबसे पहले तो ये याद रखना, पहले यहाँ पर थ्योरी में बात कर देते हैं कि जो सैटेलाइट होती है उनके पास नो एटमॉस्फेयर और नो वाटर होता है, सबसे पहली कंडीशन। और यहाँ पर मैंने आपको कंसोलिडेट कर रखा है कि प्लैनेट्स हो गए, जुपिटर कितनी सैटेलाइट है करके, ठीक है, ये सारा कंसोलिडेशन आपको मिल जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि मून जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है,
ठीक है, किससे, अर्थ से। तो 8,84,401 किलोमीटर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता है किसके बीच, अर्थ और मून के बीच, और आपको ये भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो ऑब्वियसली आप एक टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो मून जो है रोटेशन अपने एक्सिस में वो रोटेट जो करता है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में करता है। और ताजुब की बात यह है कि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन एक ही है, रोटेशन और रिवोल्यूशन इसका एक ही है। ऐसा कैसे, मैं आपको एक सिंपल वे में दिखा देता हूं। देखिए देखिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब अर्थ के सामने मैं मून बना रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको समझने के लिए ब्लैक कर दे रहा हूं। जो इसका फेस अर्थ की तरफ है तो मैं उसका फेस ब्लैक कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखिए ये जो ब्लैक वाला पैटर्न है, यहां पर देखिए, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट से, यहां पर ये साउथ में है, यहां पर ये वेस्ट में है, यहां पर ये नॉर्थ में है, और यहां पर ये ईस्ट में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये असल में हमारा जो मून है वो रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है आपको, साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी चीज रोटेट करेगी तो चारों डायरेक्शन में घूमेगी। तो यहां पर आपको दिख रहा है चारों डायरेक्शन आ रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हम कहते हैं ना, अर्थ के कॉमन पॉइंट से मून का एक कॉमन पॉइंट ही दिखता है। ये बात सही है, देखिए ये बिल्कुल है ना, कॉमन पॉइंट ही तो आई है। अब जितना ये रोटेशन मेरी अर्थ कर रही है, जितना रोटेशन मेरी अर्थ कर रही है, ठीक है, अभी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। आपको ये ना लगे कि मैं उल्टा घुमा रहा हूँ या सीधा घुमा रहा हूँ, उसमें ना जाए। बस ये जाए कि अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन है वो बिल्कुल अलाइन है, बिल्कुल इक्वल है किसके, किसके, मून के रोटेशन के, मून के रोटेशन के। तो क्या देखा हमने, अर्थ का रोटेशन किसके इक्वल दिख रहा है हमें, मून के रोटेशन के। तो इसीलिए हमें ये थ्योरी सही है कि मून का एक ही फेस हमें अर्थ से दिखता है, ये बात सही है। पर ये भी आप देखिए दोनों का अलाइनमेंट की वजह से आपको दिख रहा है कि अर्थ का रोटेशन और मून का रोटेशन बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। और अगर रोटेशन एक इक्वल दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो चक्कर काट रहा है वो भी इक्वल आ गया। इसीलिए मैंने कहा मून का जो रोटेशन है वो ही इक्वल है उसके रिवोल्यूशन के, ठीक है। तो एक बार इसमें देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ज्ञान सागर में आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मेरा नाम करुण है, ठीक है, अगर आप इसको और सीखना चाहते हैं। फिलहाल इतना देखिए, आपने कोई सिविल्स तो देना नहीं है, ठीक है, मोस्टली हम इसमें टारगेट कर रहे हैं वनडे वालों के लिए, ठीक है, एसएससी है वो। फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि कॉन्सेप्चुअली भी मैं आपको काफी दे दूं, तो आप समझ पाए होंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है, के लिए टाइम पीरियड देखिए सेम आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो मून है वो 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है, 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून विल रीच द अर्थ इन 1¼ सेकंड। वो मैंने आपको कही था, अगर आपको डिस्टेंस पता हो, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट पता ही रहती तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मून इज स्मॉलर देन अर्थ, बिल्कुल सही बात है। और स्मॉलर है तो ऑब्वियसली उसका ग्रेविटेशन पुल भी कहीं ना कहीं क्या होगा, अर्थ के कंपैरेटिवली कम होगा। कितना कम है, 1/6। यानी कि अगर मैं अर्थ में अगर मैं 60 किलो का हूं, अर्थ में अगर 60 किलो का हूं, तो वही मैं मून में कितना हो जाऊंगा, 10 किलो का, क्योंकि रेशियो क्या है, 1/6, ठीक है। अब पूरे दुनिया का जो पहला मैन मिशन जो लैंड किया था मून पे, वो था अपोलो 11। तो इस तरह के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो याद रखिएगा अपोलो 11 फर्स्ट मैन मिशन था, किसमें, मून के लिए, ठीक है, लॉन्च्ड बाय नासा। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम काफी खत्म होता है। उसके बाद हम और भी डेटा में जाएंगे, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड उठाएंगे, ठीक है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं वो उठाएंगे, फॉरेस्ट क्या होते हैं ये देखेंगे। आप सारे लिंक होते हैं आपस में, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मेरा एक निवेदन है सभी बालक बालिकाओं से कि ये जो सीरीज है इसको फॉलो करें और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उन तक पहुंचाएं जो लोग किसी कारणवश कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। और अगर आप लोगों को काफी, अगर ये पसंद आ रहा है, ये प्रयास हमारा पसंद आ रहा है, तो आप डायरेक्टली सेक्टर 34A में आ सकते हैं, और कहीं भी या किसी से भी पूछेंगे आप ज्ञान सागर कहाँ पर है, तो कोई भी आपको बता देगा। और आइए, ऑफलाइन भी क्लासेस में उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है ऑफलाइन का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज भी ज्ञान सागर में अवेलेबल है, यूपीएससी या पीसीएस लेवल बोथ। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।